नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो हरिद्वार में पशुपालन विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 प्राइवेट एआई कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और साथ ही पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की गुणवत्ता और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला है, फौरन लौट रहे हैं। हरियाणा के हीरे में बात बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारा जूही चावला की। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ। बचपन से ही जूही हंसमुख और नटखट और सपनों से भरी थी। पिता सरकारी अधिकारी और घर में अनुशासन, लेकिन जूही की आंखों में हमेशा चमक। स्कूल के मंच पर जब जूही पहली बार खड़ी हुई तो दर्शकों ने ताली बजाई और शायद उसी दिन मंच से जूही ने स्वीकारा कि वो अदाकारी के लिए बनी है। जूही चावला ने 1984 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता। मानो इस जीत ने जूही के लिए मॉडलिंग, विज्ञापनों और फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। उनकी पहली फिल्म सल्तनत 1986 में आई। फिल्म भले न चली, पर जूही की मुस्कान और स्क्रीन प्रेजेंस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक आई। फिल्म सुपरहिट हुई और दोनों रातों रात स्टार बन गए। जूही की मासूमियत, रोमांटिक अंदाज और शानदार अभिनय को खूब सराहा गया। 90 के दशक की टॉप हीरोइन बनी। एक के बाद एक लगातार सुपरहिट फिल्में दी। जूही चावला को उनकी करियर में कई ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में पशुपालन विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 प्राइवेट एआई कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और साथ ही पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की गुणवत्ता सुधारने में इन कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई तकनीक और उपलब्ध बजट के बेहतर उपयोग से हरिद्वार जनपद पशुपालन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। क्षेत्र के कर्मचारी हैं, फील्ड ऑफिसर जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने एआई में अच्छा काम किया है। 12 कर्मचारियों को आज प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिया गया है। अनिल कुमार, हरिद्वार से यूआरडी संस्था से हम जुड़े हुए हैं। सब हम कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हैं। सभी बांटे गए हैं सीधे साथ दोबारा ये यहाँ से हमें जो सभी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया, डीएम साहब के द्वारा दिया गया, जो हमने पिछले 5-6 सालों से अच्छा काम किया सभी लोगों ने, उसके लिए हमें डीएम के हिसाब से प्रशस्ति पत्र दिया गया। किस किस फील्ड में काम करते हैं लोग और कितने लोगों को मिला है बताएं? ये अभी हमें 12 लोगों को मिला है। बस यहाँ काम हम कम से कम 70-80 लड़के काम करते हैं और ये है हम घर घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हैं, नस्ल सुधार का काम करते हैं, टीकाकरण का काम करते हैं और आपका जो योजनाएं आते हैं पशुपालन विभाग की नई नई योजना उन्हें क्रियान्वित करने के लिए हम भी लोग उसमें। उधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में दरअसल मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 85 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 43 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे हुए मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। जन सुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, बिजली अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। सीडीओ ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हमें प्राप्त हुई आज, जिसमें 43 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है। बाकी शिकायतें को संबंधित विभाग को परीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई के लिए
निर्देशित किया गया है। सर लगातार शिकायतें ये जो हमारी सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतों में पेंडेंसी है, जिसमें 36 दिन से ज़्यादा पेंडेंसी है और लगातार कुछ विभाग चूँकि टॉप पे बने हुए हैं, तो उनको जो है सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर वो शिकायतों को समय से निस्तारण नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक बैठक भी ली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून के नागठात में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव और साथ ही क्रीड़ा समारोह 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के उत्थान और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हरिपुर अक्कालसी में भव्य यमुना घाट विकसित किया जा रहा है। साथ ही जौनसार बावर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी कई विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उधर देहरादून में सीएम धामी ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सराहना राज्य के लिए गर्व की बात है। ये सफलता प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। बता दें आपको कि सीएम धामी ने सभी सहयोगियों को बधाई देते हुए विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देखिए, मैं ब्रिक्स सम्मेलन में जो चर्चा हुई है और उसमें उत्तराखंड का नाम और यहाँ के मॉडल को प्रमुखता से स्थान मिला है, प्रमुखता से उसकी सराहना हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हमने सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान संपन्न किया था। इसके साथ साथ पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक सारे संस्थान, हमारे वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस अभियान को संपन्न कराने में 17 दिनों तक अनवरत रूप से रात दिन काम किया और एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सभी लोगों ने जिन्होंने भी इस अभियान में अपना सहयोग दिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। पोर्टल के माध्यम से चूंकि आज लगभग 12 ऐसे परियोजनाएं जो राज्य के अंदर गतिमान हैं, उनको और तेज गति से पूरा किया जाए, समयबद्ध तरीके से किया जाए, उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो। मैं स्वयं भी अब प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करूंगा। ऐसे हमारे कुछ जनपद चमोली के प्रोजेक्ट हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, पिथौरागढ़ के हैं और सीमांत क्षेत्रों के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे कुछ अन्य एजेंसियां भी काम करती हैं, उनके साथ समन्वय करके। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कथित पेपर लीक मामले को लेकर बता दें आपको कि एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। ये शिक्षकों के ऊपर जो हमारी शिक्षा प्रणाली के शक्ति हैं और छात्र जो हमारे राज्य के भविष्य हैं, आप छात्रों पर और शिक्षकों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज करते हो, ये स्वीकार्य नहीं है। आप हरीश सावत पर लाठीचार्ज करो, प्रीतम सिंह पर लाठीचार्ज करो, करण ये भरत सिंह जी पर लाठीचार्ज करो, हमें स्वीकार्य, हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन छात्रों पर, शिक्षकों पर
लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना निंदनीय है। मैं इस कदम की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये राष्ट्रीय प्रश्न है, ये देश की शिक्षा प्रणाली के स्वाभिमान का प्रश्न है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल। देखिए, एनएसयूआई पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ, नीट विद्यार्थियों के लिए और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए आंदोलन कर रही है। आज हम लोगों का मार्च था, उत्तराखंड में सचिवालय का घेराव था, लेकिन यहाँ की धामी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इन नौजवानों पे वाटर कैनन चलाया है। ये समझ में आया है, ये डरी हुई सरकार है, ये पेपर माफियाओं से मिली हुई सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों से मिली हुई सरकार है। एक एक वाटर कैनन का बदला, एक एक लाठी का बदला, एक एक मुकदमे का बदला अब इस देश का छात्र लेगा। आज हमारे नौजवानों के ऊपर वाटर कैनन चला रहे हैं, लेकिन एनएसयूआई का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, ये डरने वाला नहीं है, पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। उधर चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 दिन तक चले रात्रिकालीन चेकिंग अभियान में बाहरी राज्यों से आने वाली बसों की जांच की गई। जांच में सीटों से छेड़छाड़, HSRP नंबर प्लेट का अभाव, इमरजेंसी गेट की खामियां और बिना परमिट संचालन जैसी अनियमितताएं मिली। बताते चलें कि विभाग ने 45 बसों का चालान किया, 6 वाहन सीज किए और 5 वाहनों की फिटनेस निरस्त की गई। को विदित है कि चारधाम यात्रा चल रही है, तो यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। तो डीएम सर के सख्त निर्देश हैं कि जो भी ये बाहर की ये स्लीपर बसेस आ रही हैं, इन पर विशेष कार्यवाही की जाए। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा पूरे हरिद्वार जनपद में दो दिन तक रात्रिकालीन चेकिंग कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत 45 बसों के हमने चालान किए हैं, 6 से अधिक वाहन हमने सीज किए हैं और 5 से अधिक वाहनों की फिटनेस भी कैंसिल की है। इस अभियान में जो हमारे RI टेक्निकल होते हैं वो भी हमारे साथ रहे, जिनके द्वारा जो वाहन है उनकी टेक्निकल जाँच भी की गई है। इसके अंतर्गत हमने वाहनों के समस्त पेपर्स के साथ साथ वाहनों का भौतिक निरीक्षण भी किया गया। उनमें इमरजेंसी गेट किस प्रकार से है, AC की फिटिंग किस प्रकार से की गई है और उनमें रिफ्लेक्टिव टेप लगा है या नहीं, प्रेशर हॉर्न तो नहीं है, वायरिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। इस प्रकार की टेक्निकल जांच RI के द्वारा की गई है। उधर बीजेपी का प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण महाअभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। बता दें आपको कि प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 304 मंडलों और 19 जनपदों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। और उन्होंने कहा कि अब 10 जून को देहरादून में समीक्षा बैठक आयोजित होगी, जिसमें कि जिलों के टोली संयोजक और वर्ग प्रभारी शामिल होंगे। देखिए, पिछले महीनों में हमने अपने मंडल के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए थे और जो 304 मंडल भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं सभी में हमने मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए। संगठनात्मक आधार पर भारतीय जनता पार्टी के 19 जनपद हैं और सभी 19 जनपद में हमने बहुत ही कुशलतापूर्वक और उन प्रशिक्षणों का एक प्रभावी उसको रूप देने का काम किया है। और अब हम इन प्रशिक्षणों में क्या हम कर सकते थे, क्या इसके अच्छे जो सुझाव हैं, उनकी दृष्टिकोण से 10 तारीख को एक हमने समीक्षा बैठक यहाँ पर रखी है। जो हमारे जिले के टोली के संयोजक हैं और जिनको हमने इस वर्ग का वर्ग प्रभारी बनाया था, ये दोनों कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहने वाले हैं और आगे जो हमारे प्रदेश का जो प्रशिक्षण वर्ग होगा उसके बारे में भी उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। उधर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी जनता के बीच सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी। बता दें आपको कि प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि 12 से 20 जून तक पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 12 से 16 जून तक प्रत्येक विधानसभा में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी और इस दौरान जैविक खेती पर कार्यशालाएं और प्रबुद्धजनों से संवाद और बूथ स्तर की बैठकें आयोजित होंगी। साथ ही 12 और 13 जून को प्रभारी मंत्री जिलों में सरकार की उपलब्धियां बताएंगे।
वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं और ये पहली ऐसी सरकार है जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करती है। तो हर वर्ष हमें जाना है, हमें अपनी जो हमने विकास किया है उसके लिए विकास यात्रा भी निकालनी है। हर एक विधानसभा में जाकर जैविक खेती को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए कार्यशाला करनी है। जो प्रबुद्ध जन है विधानसभा में, हर विधानसभा में रहने वाले, उनसे जाकर उनसे संपर्क करना है। हमें अपने शक्ति केंद्रों पे बैठक करनी है, अपने बूथ पे बैठक करनी है। तो ऐसे करके संगठन को भी मजबूत करने का काम करना है और जो सरकार और प्रदेश और केंद्र जो बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसको जाकर जनता तक लेकर जाना है, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना। उधर आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 की बढ़ोतरी और साथ ही सीएनजी कीमतों में इजाफे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है और परिवारों के लिए रोजमर्रा के खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि तेल कंपनियों को सस्ते आयात से हुए लाभ का फायदा जनता तक पहुंचाना चाहिए और केंद्र सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस पर करों में राहत देनी चाहिए। बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों के बीच लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ने का दावा भी किया जा रहा है। हाँ, ये बात चिंताजनक है जिस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है। 29 रुपया और अभी संकेत ये हैं कि और बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर पर। लोगों की रसोई में पहले से आग लगी हुई है, अब तो रसोई राख हो जाएगी। आम आदमी के ऊपर इतना बड़ा महंगाई का बोझ, चतुर्दिक बोझ है, चारों तरफ से महंगाई ने घेर लिया है। लोगों के लिए जीवन यापन करना कठिन हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है कि इनका लोगों का बोझ कैसे कम किया जाए। आपकी कंपनियों ने पहले बड़ा मुनाफा कमाया है जब रूस से और ईरान से हम सस्ता तेल लेते थे, तो वो उस मुनाफे को शेयर करना ना ये कंपनी। उधर चारधाम यात्रा और गर्मी की छुट्टियों के चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही ई रिक्शाओं की बढ़ती संख्या और नियमों के पालन न होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें, एआरटीओ के अनुसार वेरिफिकेशन और ग्रीन कार्ड व्यवस्था लागू है, लेकिन कई चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति है उसने ये डिसीजन लिया था, ई रिक्शा के लिए एक एसओपी बनाई गई थी कि जो भी ई रिक्शा ओनर है और ड्राइवर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और व्हीकल का आरटीओ वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ही जो है वो ई रिक्शाओं को हम एक क्यूआर कोड जनित स्टिकर दे रहे थे उनके रूट के हिसाब से, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जिन भी ई रिक्शाओं में वो स्टिकर नहीं है उन पे इन्फोर्समेंट की कार्यवाही की ये एसओपी थी। तो इसका जो ये पूरा प्रोसेस था वो 31 मार्च तक क्यूआर कोड वाले स्टिकर्स देने का था, बट उस भी टाइम पीरियड में काफ़ी कम ई रिक्शाओं ने ही अपना सत्यापन कराया था। तो उसके बाद से हमारी ये जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और अभी भी जो ये इस तरह से ई रिक्शा हैं वो अपना सत्यापन करवा रहे हैं। और मेरी सभी ई रिक्शा ओनर और चालकों से ये अपील है कि वो जल्दी से जल्दी अपना सत्यापन करा लें ताकि किसी भी तरह की प्रवर्तन की कार्रवाई से बच सके। उधर चारधाम यात्रा के चलते उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश समेत प्रमुख मार्गों पर विशेष करके सप्ताहांत में वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर डायवर्जन्स लागू किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ यात्री पुलिस द्वारा निर्धारित मार्गों के बजाय नेविगेशन ऐप के निर्देशों का पालन कर कम उपयुक्त रास्तों पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि दिक्कतें बढ़ती हैं। फिलहाल पुलिस ने यात्रियों से निर्धारित मार्गों का पालन कर सहयोग करने की अपील की। देखिए, चारधाम यात्रा गतिमान है, साथ ही हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश और अलग अलग गंतव्य पे जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो उत्तराखंड में आ रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। चूंकि सैटरडे संडे को वीकेंड पड़ने की वजह से भी इस संख्या में लगभग 25-30% और इजाफा हो जाता है। लिहाजा शहर में जो ट्रैफिक का दबाव होता है सामान्य दिनों से अत्यधिक होता है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे द्वारा प्लान भी किया जाता है। चूंकि जब हमें आवश्यकता होती है
तो हम पीछे से ही नगला इमरती जो हमारा एक स्थान है जहाँ से हम डाइवर्जन करके भी लाते हैं, जिससे कि न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं उनको भी सहूलियत हो और वो अपने गंतव्य को सुखद अनुभूति करें और सुरक्षित पहुंचे। लेकिन कई बार कुछ यात्री ऐसे भी रहते हैं जो कि पुलिस के द्वारा जो निर्धारित मार्ग हैं या जो पुलिस की टीमें लग करके उनको गाइड करती हैं उसका इस्तेमाल ना करके बल्कि वो गूगल मैप और अन्य चीज़ों के इस्तेमाल से उस शहर के और कच्चे मार्गों से आते हैं और जो कि वो रास्ते को नहीं जानते। उधर रुद्रप्रयाग जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा मार्ग के कई संवेदनशील क्षेत्रों में पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने की आशंका बनी हुई है। लगातार बारिश के चलते प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है। यात्रा मार्ग पर तैनात टीमें हालात पर लगातार नजर रख रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं। यात्रियों से सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा मार्ग के कई संवेदनशील इलाकों में पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने की आशंका बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यात्रा मार्ग पर तैनात टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हमारी टीमें तैनात हैं। कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। जब कहीं किसी प्रकार की किसी लैंडस्लाइड की स्थिति होती है, लोगों को आगाह करके सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। भारी बारिश का अलर्ट आता है तो एडवांस में लोगों को अवगत करा दिया जाता है। हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स तैनात हैं किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। इसी के क्रम में हम लोग उसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी करते हैं। फील्ड में टीमें रैंडमली भेज करके इंस्पेक्ट भी करा रहे हैं और जो डेंजर जोन है वहाँ पर हम लोगों ने साइनेजेस और बैनर्स भी लगाए हैं लोगों को आगाह करने के लिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पर कुछ लोग अनजान रास्तों पर चले जाते हैं, उन रास्तों पर बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाई जा रही है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।